अफजल सर नमस्ते। मेरा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बोलिए ना। जी सर। बोलिए, आप बोलिए कुछ। सर हाँ जी सर, मैं ये श्री बोल रहा राम था जी, आप कि बोल। सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे जापान अभी अपना मिलिट्री एक ये होता है, मिलिट्री बुक पब्लिश करता है हर एक साल। मिलिट्री का एक बुक पब्लिश करता है। जापान ने अभी खुला चाइना को बोल दिया है कि अगर आप ताइवान को के ऊपर हमला करोगे तो हमारे ऊपर हमला माना जाएगा। वैसे इंडिया क्यों स्टैंड नहीं लेता अग्रेसिवली? हम सिर्फ ऑफेंस इतने तक है। अगर हम हमारे ऊपर कुछ आता है तो इसलिए हम ऑफेंस है। अगर चाइना के हाथ में आ जाएगा ताइवान तो क्या वो छोड़ेगा लद्दाख को? उसका तो मतलब मोरल बूस्ट हो जाएगा ना सर। हम नहीं अगर होगा। चाइना को अगर अगर आप धनंजय भाई, अगर चाइना के लिए इतना आसान नहीं है, ताइवान के ऊपर अटैक करना भी इतना आसान नहीं है। देखो, नहीं तो उसने 10 साल पहले ही कर दिया होता, है ना। आज वो क्यों रुका हुआ है? वो ये चाहता है कि इस तरह इनडायरेक्टली प्रेशराइज करके ताइवान को अपने इन्फ्लुएंस में लेके फिर उसको हम एक्वायर करें। अगर आउटराइट अगर चाइना लड़ाई करने जाएगा तो उसके खिलाफ बहुत सारे देश हो जाएंगे। तो इतना आसान भी नहीं है। और जापान, यस, जापान ने बोला है, बिकॉज जापान को खतरा है, क्योंकि अगर वो ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, नेक्स्ट अटैक जापान पे भी हो सकता है ना। तो इसके बट सर। चाइना का इतना आसान नहीं है, चाइना के लिए ये अटैक करना। बिकॉज एक आप ध्यान रखो, अभी 2 सेशन पहले ही वो कर्नल साहब भी बोल रहे थे ना कि उनके पास 5 या 6 लाख की फौज जो है बड़ी एक्टिव फौज है। उसके अलावा उनके बहुत सारे जो है, लार्ज कंटिजेंट जो है उसका, वो कॉन्स्क्रिप्शन वाला है। मतलब 2 साल 3 साल के लिए आते हैं कॉलेज में, जो छोकरे होते हैं। तो दे आर नॉट सोल्जर्स इन द रियल सेंस। उनको 3 साल की मिलिट्री ड्यूटी करनी है तो करते हैं, फिर उसके बाद वो वापस जाते हैं। और सारे अपने अपने परिवार के अकेले बच्चे होते हैं। तो आई सर डोंट थिंक यू कैन कंपेयर एक चाइनीज आर्मी इसमें विथ इंडियन आर्मी और इवन मैं पाकिस्तानी आर्मी। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट, बोलिए, बट बोलिए मैं ना। ये बोलूंगी कि चाइना चाइना में इंटरनली जो उनके सिविलियंस हैं वो ऑलरेडी इस गवर्नमेंट से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा त्रास्त है, कंसिडरिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इतने सालों का मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा हाँ है डिक्टेटरशिप में। और हाँ अगर हाँ। आप ताइवान की बात करें तो ताइवान हिस्टोरिकली चाइनीज ही है। वो फ्ली होकर के जी उन्होंने अपना कर दिया। तो अगर आप ताइवान पे अटैक करते हो तो आपके इंटरनली आपके वहां पे विद्रोह होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हांगकांग को भी बहुत हद तक पूरी तरीके से नहीं, चाइनीज रूल में नहीं देखिए, लाया गया है, क्योंकि इन देखिए चाइना को ऐसा कहीं है ना कहीं डर कि है देखिए, कि जब आप ये आप कहीं चीज ना कहीं करोगे तो उंगली उन्हीं पे उठी, क्योंकि आप कई कई लोग उनके ऊपर हैं जो कि वेट कर रहे हैं, बस बोलते हैं ना घड़ा फटने वाला है टाइप। तो इधर नहीं, एक्सटर्नली ये वो वैसे काफी काफी साल सारे से चल रहा शत्रु है। बना के ही रखे हैं, श्रुति जी, और इंटरनली होगा तो श्रुति और जी, प्रॉब्लम होगी। ये श्रुति नहीं, श्रुति जी ये श्रुति नहीं, नुपुर बोल रही है। आप समझते नहीं, नुपुर इनकी जी। जरा आवाज थोड़ी सी रुकी होती है, हाँ नुपुर की धीरे अच्छा, बोलते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। नहीं, इसमें एक एक डिफरेंस है नुपुर जी, आपने अब जो भी बोला बाय एंड लार्ज आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। टैक्टिकली स्ट्रेटेजिकली यस, व्हाट यू से, डायरेक्शनली यू आर करेक्ट। चाइनीज नेशन जो है ना, आज के तारीख में जो चाइना जिसको हम बोलते हैं, वो पहले सुपर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो पहले आज का जो साइज है ना उसका 1/3 साइज था। 1/3 साइज था। आप देखो, पूरा बहुत अगर हिस्टोरिकली और पीछे जाएंगे तो मंचूरिया, मंचू नेशन, वो एक सेपरेट सभ्यता थी। उनकी लैंग्वेज अलग थी, उनकी सभ्यता अलग थी। उसको इन्होंने डिफीट करके फिर फोर्सिबली एक्वायर किया। अब आज मंचू की जो संस्कृति है वो कहीं भी आपको मिले ही नहीं। वहाँ सब जगह हैंड चाइनीज मेजोरिटी में आ गए हैं, और उनको कैंटनीज, वो जो उनकी मेन लैंग्वेज है, वो आपको बोलनी है ना। तो मंचू सिविलाइजेशन हैज डिसअपियर्ड। ऐसे ही मंगोलिया से इन्होंने काफी सारा एरिया हथियाया है ना, कब्जा किया है। ये बड़े फेमस कब्जा ग्रुप है, इंटरनेशनल कब्जा ग्रुप अगर किसी को बोलना है
चाइना को बोल सकते हैं। इन्होंने मंगोलिया से बहुत सारा जमीन हथियाया, वहां मंगोल्स को पूरा माइनॉरिटी में कर दिया, है ना। फिर उसके बाद ये जो है पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर दिया। मतलब आपको वहां है चाइनीज सभ्यता ही आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी। You cannot return your old symbols of Mongol civilization. Same thing they have done in Uyghur, Turkmenistan. If you look at it, then Tibet. तिब्बत में नॉर्थ तिब्बत है, साउथ तिब्बत है, इसमें दो पार्ट हैं, अलग अलग डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। तो इनकी ये पॉलिसी है शुरू से। तो इसमें ये नुपुर जी ने सही बोला, इनके अंदर डिसेंशन है, वो बात सही है। एंड सर लेकिन एक चीज और जो कम्युनिस्ट, लेट मी कंप्लीट मैम, लेकिन देखिए वहां पे आपकी जो आर्मी है वो एक किसी देश को रिपोर्ट नहीं करती, वो कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है ना, पॉलिट ब्यूरो को रिपोर्ट करती है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना है और आर्मी भी कम्युनिस्ट पार्टी को ही रिपोर्ट करती है। तो अगर आर्मी को वो हुक्म देंगे तो उनको करेंगे वो जहां पे भी एक्शन करना है। लेकिन आप सही बोल रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ अनरेस्ट, दबा हुआ जो अनरेस्ट है ना सरफेस के नीचे, वो बहुत है। और वो बात भी आपने सही बोली है कि ओरिजिनल जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो आपको आज ताइवान में मिलेगी, चाइना में नहीं मिलेगी, है ना। जो चांग काई शेक इनके एक लीडर होते थे, जिसको माओ जेडोंग ने हराया था, उनको यहाँ से भगाया था उनके आर्मी के साथ में। वो जाके उन्होंने पहले ताइवान जापान के कब्जे में होता था, फिर उन्होंने वहां पे जाके शरण ली और फिर उन्होंने उसको इंडिपेंडेंस, जापान ने इंडिपेंडेंस दे दिया था। ये हिस्ट्री थी। तो सर शायद ज्यादा बताएंगे, मेरे को तो ज्यादा मालूमात नहीं। एंड मैं एक चीज और बोलूंगी इसमें कि आपका जो चाइना का अगर आप मैप देखोगे तो जो उनका बॉर्डर जो कोस्टल एरिया है दैट इज विद फिलीपींस, जापान और ताइवान और साउथ चाइना सी का जो एरिया है वो ज्यादा डेवलप्ड है, उसी को वो दिखाते हैं। जैसे कि होता है कि हाँ हमारे ये जगह बहुत अच्छी है, अगर यूएस जाना है तो हांगकांग न्यूयॉर्क ही जाओ या वॉशिंगटन ही जाओ तो ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंटीरियर ऊपर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो चाइना बट वो ज्योग्राफिकल है ना, एक बहुत ज्योग्राफिकल डेजर्टेड एरिया है जो कि आपका तिब्बत के ऊपर लगता है और एक नेचुरल बैरियर की तरह फॉर्म होता है। और वहाँ पे कोई मतलब आबाद पॉपुलेशन जो है वो बहुत मिनिमल है। तो अगर आपको सोल्जर्स को डिप्लॉय करना है नुपुर, इवन जो तुम्हारा एरिया पड़ता है ना जहाँ से सीपीसी चलता है, वो भी एरिया इनका काफी, वो जो मेनलैंड से बहुत दूर है, वो तो एरिया टोटल डेवलप्ड ही नहीं है। तो बेसिकली ये जरूर है कि चाइना के काफी जो एरियाज है वो नेचुरली इस टाइप के हैं। एक और ये जरूर है, जैसे अभी इन्होंने कहा, उज्जवल जी ने कहा कि इन्होंने मंगोलिया का पोर्शन को कवर कर लिया, बाकी इन्होंने जो अपने आसपास जो छोटी मोटी मंचूरिया का, फिर उसके बाद इवन आपका तिब्बत सारा कवर किया हुआ है। ये तो फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है, गुंडा कर दिया इनकी। और ये एक्चुअली इंडिया का भी क्लेम कर रहे थे, इंडिया का 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मांगते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का। ये तो एक समझिए सिचुएशन नहीं थी, या आज इंडिया इस कंडीशन में है कि चाइना को आगे नहीं बढ़ने देगा। चाइना आज तक यहाँ पे स्टॉप हो गया। और दूसरा एक जरूर मिसफॉर्चून है रशियन रिपब्लिक का कि रशिया टूट गया, नहीं तो मुझे लगता है कि यह रशिया चाइना को छोड़ता नहीं, क्योंकि चाइना बार बार उनके एरिया में, चाहे तुर्कमेनिस्तान की बात करो, चाहे इसकी ताजिकिस्तान की बात करो, ये सारे एरिया अपने क्लेम करता है। और लेकिन अभी क्या है, जैसे मैंने कहा कि जो अपना ताजिकिस्तान है, ये बेसिकली एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन उसके ऊपर भी आधा एरिया क्लेम करता है। वो एरिया वो क्लेम करता है जो इस टाइम पे अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। और जो कुछ भी कहिए कि एक कुछ यूएसएसआर की, रशिया की कंपल्शन है कि वो चाइना को कुछ नहीं कह पा रहा। और इसके लिए आज चाइना जो आज वर्ल्ड में एक्सपेंशन कर रहा है, या चाइना गुंडा राज फैला रहा है, ये चैलेंज किसको कर रहा है? ये चैलेंज कर रहा है अमेरिका को। पहले भी जब आकर के ये यहाँ पे जो टेररिज्म चल रहा था, पाकिस्तान में चल रहा था या अफगानिस्तान में चल रहा था, तो यूएस तो मानता ही नहीं था। वो तो कहते हैं अफगानी जो है तालिबान, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए तो जो पाकिस्तान के टेररिस्ट थे ये भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जब तक कि उन्होंने अमेरिका पे अटैक नहीं किया, 9/11 नहीं किया। अब उसके बाद अब जो है दोबारा से ये चाइना को आगे दे रहे हैं, रशिया को रोक रहे हैं। रशिया एक ऐसी कंट्री है जो चाइना को रोक सकती है। इंडिया और रशिया अगर मिल जाते हैं तो शायद चाइना को हम बड़ा इफेक्टिवली रोक सकते हैं। देखिए हमारे पास जो अपने पहला एयरक्राफ्ट छोड़कर कि वो तो हमने यूके से लिया, उसके सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो हमने लिया था से आपके रशिया से।
और रशिया से हम करते थे, सब मैरिज भी वहीं से लेते थे। रशिया को इन्होंने कमजोर करके, मुझे लगता है कि अमेरिका उसके साथ अपने आप तक कमजोर हो रहा है। रशिया आज जो हम अमेरिका की हालत है, जो अमेरिका की लीडरशिप है, मैं सोचता हूँ कि ये लीडरशिप जो है टोटली डिफंक्ट हो चुकी है, ये टोटली कोई डायरेक्शन लेस है। इसको पता ही नहीं है, यहाँ के जो बिडेन को कुछ नहीं पता, या कमला हैरिस को कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक ये जो ट्रंप जो कह देता है वो उसकी पॉलिसी पे चल पड़ते हैं, क्योंकि इनको ट्रंप से डर लगा हुआ है। ट्रंप पीछे से इनको बोलता रहता है, और ये ट्रंप की पॉलिसी है जो अफगानिस्तान को छोड़ने की है। लेकिन भाई अब छोड़ना तो छोड़ो, लेकिन तरीके से तो छोड़ो। आप वहां से अपना हाथ भाग के चले गए, पूछ अंदर की ओर चले गए। आपको पता है कि जब दो कुत्ते भी लड़ रहे होते हैं तो जो कुत्ता अपना पूछ अंदर करके चला जाता है वो हारा माना जाता है। तो यही अमेरिका का हाल है। सर मुझे एक आपने चीज इसी बिल्कुल में सही बात पूछना बोली था। है। इसमें यहाँ पे सर मैं एक चीज बोलना चाहता था सूद सर, आपने जो बात बोली है ना ये बिल्कुल सही बोली है। आप हिस्टोरिकली अगर देख लो, ये लोग जो वो रशियन एजेंट को पॉइजनिंग, वो इंग्लैंड में वो इशू रेज करके अमेरिका और यूके ने मिलकर रशिया के खिलाफ सैंक्शन ना लगाया होता तो रशिया वॉज अ मेंबर ऑफ G20 एज वेल एज G7। वो अच्छा वाला इनके साथ में रहता तो चाइनीज का आज ये थ्रेट नहीं होता। आज क्या है, आज रशिया अकेला है क्योंकि उसके खिलाफ सैंक्शन है। अब वो रशिया अकेला है तो चाइना को उसको नेचुरली उसको हेल्प लेनी पड़ रही है ट्रेड के लिए और ये अपना डिप्लोमेसी के लिए। अब हालत ये है कि उसको मालूम है कि चाइना व्लादिवोस्टॉक भी क्लेम करता है तो कल को तो वो रशिया को भी खाएगा। आप ये देखिए ना, अमेरिकन उज्ज्वल जी, ये मिस्टेक किया है। व्लादिवोस्टोक है, यहाँ पे जाकर के एक स्पेशल समिट हुई थी इंडिया और यूएसएसआर की। मोदी गए थे और मोदी ने इसके डेवलपमेंट के लिए $1 बिलियन दिया था। हाँ प्लीज। बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो। और ये बागराम एयरबेस से ये लोग जो भागे हैं 2 जुलाई को रात में, बागराम ये somebody was telling me that it is like a city। वहाँ 150 से ज्यादा बिल्डिंगें हैं, स्विमिंग पूल्स है, थिएटर्स है, मार्केट है, तो फास्ट फूड आउटलेट है, पता नहीं क्या क्या है सर वहाँ पे। तो पूरा अब बिना बताए ये लोग भाग गए, बिना बताए। दे आर नॉट इंटीमेटेड टू अफगान फोर्सेज और एनीबडी। सर मेरा एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि ये जो अफगानिस्तान से चाइना यूएस भागा है या जो भी उसने छोड़ दिया अपने वेपन्स और ये सब, तो हमने रिसेंटली कुछ सुना था कि चाइनीज जो है वो ऐसे भी चाइनीज जो है कॉपी करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो ये जो यूएस ने सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे छोड़ दी है, जिसको बोलते हैं राम भरोसे छोड़ दी है, तो ये भी तो यूएस के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंज बन जाएगा ना। नुपुर वो बात नहीं है। यूएस ने क्या छोड़ा है, वहां पे जो इनके पास पानी की बोतल थी, एनर्जी बोतल थी, यहाँ इनका खाने का सामान था वो छोड़ गए, इनके पास छोटे छोटे इक्विपमेंट था वो छोड़ गए, कुछ एम्युनिशन डिस्ट्रॉय करके जो हैवी इक्विपमेंट है वो साथ ले गए। तो इनको बेसिकली क्या था, अगर जा रहे थे तो जो अगर आपने अफगान में इतने साल काम किया, आपने 900 कुछ बिलियन डॉलर का खर्चा किया, भाई 2-3 बिलियन डॉलर का सामान छोड़ जाते हैं अफगान आर्मी के लिए। अगर आप छोड़ गए तो वहां पहले कुछ दो लूट के ले गए, तो टेक्नोलॉजी कुछ नहीं छोड़ी। लेकिन यहाँ पे इनको चाहिए था कि जो अगर छोड़ने से पहले वहां पे चाहते कि यहाँ पे आपकी अफगान गवर्नमेंट को क्या चाहिए या उनकी आर्मी को चाहिए, इक्विपमेंट देते। क्योंकि जो जहां तक यूएसए की बात करें, यूएसए की फोर्सेस अफगानिस्तान में लड़ी नहीं, इन्होंने एयर अटैक्स किए। अगर ये लड़ते तो लड़ने के साथ अफगानी तो भाग चुके होते या तालिबान भाग चुकी होती, तालिबान खत्म हो चुकी होती, लेकिन इन्होंने खत्म कुछ नहीं किया। ये सिर्फ उनको दिखाने के लिए मतलब कि हम यहाँ पे बैठे हैं, और अगर ये ग्राउंड पे लड़ाई करते तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट होती। इसके साथ बेसिकली एक तो श्रुति आ पाएंगी जी सर मेरा। हाँ श्रुति आओ, मैं तुम्हारा भी पूछता हूँ, अभी तुम बैठे ही हो। हाँ क्योंकि श्रुति भी है, फिर उसके साथ एक स्मृति है। हाँ श्रुति आइए।